अच्छा, ये एक चीज मैं समझ नहीं पाता हूँ। जैसे बच्चे जो आते होंगे दिल्ली, तो घर से गार्जियन पूछते होंगे क्या पढ़ते हो बेटा, तो क्या बताते होंगे सब कि मतलब हिंदी साहित्य ले लिए हैं, एकदम इसी से विज्ञानवादी नौकरी में जाएंगे। कैसे बताते होंगे, मुझे थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ। गार्जियन पचा कैसे रहे हैं ये बात। गार्जियन का भी अवेयरनेस का कमाल का वो है। तो क्या पढ़ रहे थे सर? अभी आज क्या पढ़े बेटा? राज तरंगिनी पढ़ के उठे थे। तो वो सब बोलेंगे कि तो इधर भी हो सकता है, दिल्ली जाने का क्या जरूरत है यार ऐसा। क्या बोलते हैं? कमजोर हो गए? अच्छा अच्छा, ये पूछते हैं नहीं। हाँ, चेहरा कमजोर हो गया, शरीर कमजोर, वो तो भारत का स्वभाव है, वो तो ठीक। अब मैं समझा, ये पॉइंट है। हाँ, यही होगा, क्योंकि वही होता है। कितने भी मोटे हो जाओगे तो पेरेंट्स को लगता है कितने दुबले हो गए। वो तो वो तो अच्छा है वैसे। अब भारत का स्पिरिट है अपना, देखो ये तो बात है ना, यही सब खूबी है हम लोग ऐसे देश में हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल इनका सही है। लेकिन एज यूजुअल मान लीजिए हम नहीं समझदार थे अपने यंग एज में, और हमने कोई गलत डेवलप कर भी ली, और अब हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हुए, मैं किसी गार्जियन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तो वो अपना दिमाग चेंज भी तो करता है, ऐसा भी तो होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको खुद ही समझ नहीं था तो क्या पूछेंगे। अरे पहले नहीं रहा होगा, लेकिन अब वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, 10 लोग उनके मित्र होंगे, कोई और बना होगा, तब तो चेंज होना चाहिए। तब तो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हो दिल्ली में, कब तक हड्डी पर कबड्डी खेलोगे। आलोचना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं। भारत के गार्जियन थोड़ी आलोचना कम करते हैं, ये ठीक नहीं है, और मैं इससे कहीं से वैचारिक रूप से बहुत अच्छा नहीं मानता। ये थोड़ी आलोचना होनी चाहिए, तभी ठीक होता है। कि भाई ये जो पढ़ोगे, मान लो ठीक है, एक सवाल गार्जियन करें कि अच्छा ठीक है तुम ले लिया, 1-2 साल लोगे, मान लो नहीं होगा तो ये जो इतना समय तुम्हारा जा रहा है इससे क्या होगा, और तुम सोचे हो, सोच लो। अगर एकेडमिक्स में मान लो कि एमए में एडमिशन ले लियो, हिंदी साहित्य में प्रोफेसर ही बन जाओगे, बीएड कर लियो, तब तो ठीक है, कुछ तो एक रास्ता है। अगर ऐसा नहीं सोचे हो तो मतलब आपका आइडिया क्या है, ये जानना चाहिए कि नहीं। और गार्जियन नहीं जान रहा है, मतलब भावना में है ना। तो अवेयरनेस तो जागरूकता कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसी चीज है जो राजनीतिक रूप से ही होनी चाहिए या ग्राहक के रूप में ही होनी चाहिए। अरे शिक्षा के लिए भी, जीवन के लिए भी, है ना, विचारधाराओं के स्तर पर भी, विज्ञानवादी सोच के लिए भी जागरूकता की बात है ये थोड़ी सी। और मेरे ख्याल में इसीलिए हो रहा है। बट इसी जगह से आने वाले, यही आप जिन राज्यों से हैं, उन्हीं राज्यों से आने वाले मैंने बहुत आलोचक फैमिली देखे हैं जो रहने नहीं देते। हमारे लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर भी हैं, तो भी बच्चों को बड़ा तंग करते हैं वो, जबकि सब सिक्योर लाइफ है, उनको भगाते हैं घर से। कुछ सोचो, करो ना ना, वो नहीं पूछेंगे ना सवाल, वो उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे। लेकिन ये देना मना नहीं है, देखो सब्जेक्टिव एग्जाम में मना नहीं होता है। जैसे आप इसमें अगर आपके पास, अगर यही चूंकि आएगा 15 नंबर में, 10 नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये अभी 25 नंबर में भी आ जाए राजनीति प्रशासन द्विभाजन पे, तो हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि हमारे पर्सपेक्टिव कैसे थे, हमारे यहाँ ये विषय क्यों नहीं आया, आज क्यों इसकी आवश्यकता है। क्योंकि उस समय का जो भारत था उसमें तकनीक का इतना, हाँ, क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, है ना। उस समय के भारत में इतनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस नहीं थी। हम लोग थोड़े रिलीजियस स्पिरिट के थे, प्रोफेशनल स्पिरिट के कम थे, उदारवाद का प्रभाव कम था, तर्क का प्रभाव कम था। आज के भारत को बिना उदारवाद के, बिना तर्क के नहीं चला पाओगे। जैसे महिलाओं की समस्या उदारवादी ना होने की वजह से है। अगर कोई लड़की ब्याह करके आई तो पहले ही से सोच के बैठे हैं कि वो सास ससुर का पैर दबाएगी, नहीं तो खराब हो गई पहले ही। क्यों दबाएगी भाई, ना परिचय था ना कुछ था, आप अच्छा बिहेव करिए, अपने आप ठीक हो जाएगी, ये होना चाहिए ना। तो ये एक सोच ही तो है, लिबरल सोच नहीं है, तार्किकता नहीं है, धर्म के आधार पे उन्मादिता है। हिंदू मुस्लिम में ही शुरू हो गए और दुनिया भर का अपना टाइम पास किए, लड़ाई झगड़ा किए, संसाधनों को ध्वस्त कर दिए, बिना मतलब का एक कानून बना के या अच्छा करके या बुरा करके, वो छोड़िए, वो उस डिबेट से बाहर आइए।
एक बना भी, बना तो ठीक से बना, नहीं बना, इसी नाम पे इतने आगजनी और मारकाट करके बैठ गए, तो संसाधन तो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो वी नीड अ रैशनल स्पिरिट, रैशनल सोच हमें चाहिए। वो जब तक ऐसे विषय का प्रभाव नहीं बढ़ेगा, भारत में भी गांव गांव में पढ़ाया जाए, गांव गांव में सब 150 से कम में लिखना है, नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। इट डज नॉट मीन 149 वर्ड्स, राइट? यू कैन राइट इन 75 वर्ड्स, 80 वर्ड्स। हाँ, कब एक और चीज ध्यान रख लो, ये सब ना सिंपल आइडिया, माइक्रो बेस्ड आइडिया है, तो जबरन भरना मत, समझे? और इन चीजों से मुक्ति पा जाओ, इससे कुछ नहीं होता है। लिखा है 150, पहले रहता था कि अबाउट 150 वर्ड्स, वो टीचर ने समझा दिया 10-20% चलता है, तो कब वो 200 में पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो यूपीएससी लिख के देती है नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। इसका ये भी मतलब नहीं कि 149 में ही फुल स्टॉप मार देना है, ठीक है? आपका अगर विचार 80 में समाप्त हो जाए, छोड़ दीजिए, जो डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए, इससे थोड़ा ऊपर उठ के एक मेंस दे दीजिए हमारे नाम पे, बिना चिंता फिक्र के, मोह माया के, है ना? 110 भी चला जाता है, जाने दीजिए, और 165 भी चला गया तो टेंशन मत लीजिए, नहीं हो पाएगा 150 से कम में। कॉपी बनाइए सादा, उसमें 2 लाइन खींच दीजिए, 14.5 सेंटीमीटर जगह रखिए, कितना छोड़ छोड़ के लिखते हैं एक अनुमान लगा दीजिए कि एक पेज में आपका कितना आता है, ऊपर से एक एरिया छोड़ करके कॉलम, और उससे आपको एक हैबिट, एक प्रोफेशनल हैबिट डेवलप हो जाएगा कि हमें इतने में ना, मतलब एक पेज में हमारा हो जाता है 100 के आसपास, 100, 110, 20, तो हमें इसी में कंप्लीट करना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब जैसे जितने प्रश्न आए हैं सब में आंसर लिखने में हम लोग कह सकते हैं ये कहाँ पैदा हुआ, कैसे कैसे क्या किया, पूरा राम कहानी बता के कैसे राष्ट्रपति बना, के कितना चीज आपको सुनाया, सब डाल सकते हैं। ये सब नहीं किया जाता है, और अगर करना भी है एक आध लाइन सही संदर्भ के आधार पे, ठीक है? ये जैसे मैंने आलोचना करते समय बताया, ये तथ्य भी, जिसकी जहां जरूरत है वो बात वहां बोलिए, समझ गए? और ये लिखते लिखते होगा, लिखने से होगा, एक दिन में होगा भी नहीं। यहां से सुन के आज जाके नोट्स पढ़ोगे, उसको फिर एक बार रिवाइज, जो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का हो उसको रिवीजन थोड़ा ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो दिमाग से निकलता है जल्दी। दिमाग का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिजाइनिंग चीज ज्यादा पड़े, इसमें डिजाइन नहीं है ना, आइडिया है, सिंपल। थ्योरी रहता तो याद हो जाता आपको, अभी क्लास बंद कर दिया जाए आपका कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, सारा कुछ फिट बैठने लगेगा, और धीरे धीरे सब्जेक्ट आगे बढ़ने से मैच्योरिटी है। एक आध चैप्टर ऐसे भी होते हैं, उन्हीं में से ये है। अगर आप टेलर पढ़ रहे होते तो टेलर का 4 सिद्धांत, हाँ जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको यही याद हो जाएगा, यहां से बाहर भी याद रहेगा। वुडरो विल्सन यहां से बाहर याद नहीं रहेगा, यहां से बाहर आपको काम करना पड़ेगा, उस पर इस चीज को रिकॉल करना पड़ेगा, इस जो नोट्स इसमें लिखा हुआ है, जो डिटेल से लिखवाया है, उसको पढ़ना होगा, ठीक है? और जो सब्जेक्ट आगे पढ़ोगे तो कभी कभी जागरण आएगा कि अच्छा विल्सन इसीलिए ऐसा बोल रहा था, नहीं हो सकता है फिनेंस पढ़ते समय ये हो सकता है थ्योरीज पढ़ते समय हो, क्योंकि ये तो आगे भी होगा ना। अभी क्लासिकल थिंकर चलेंगे तो उससे भी मैं तुलना करूंगा, तो आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन धीरे धीरे मजबूत होती है। पेपर 1 में ये पद्धति अपना बनाना है, जिसको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, वो इंटेलिजेंस डेवलप करना है, फिर उस इंटेलिजेंस से आंसर होगा। रूटीन क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। उसी आइडिया को उस डिमांड के अनुरूप हमें प्रेजेंट करने की ताकत विकसित करनी होगी। एक आध शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं, और ये सब जानबूझकर पहले ही क्वेश्चन में डाला जाता है कि इसका दिमाग ही खराब हो जाए। जैसे जाओगे ना क्वेश्चन नंबर 1 कि राजनीति इतनी बेचैनी है, इतना स्ट्राइफ है, प्रशासन ऐसा है, समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या लिखे हैं इसमें। इसीलिए दिया ही है कि पहला ही क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भ्रम में आ जाओ ताकि फेल करो। यूपीएससी का काम ही यही है, उसको फेल करना है, जो बच जाएगा वो पास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक तो तरीका ये होता है, अभी आपको बताऊंगा मैं। क्वेश्चन 1 पढ़ो ही मत, पहले जैसे ही क्वेश्चन लेकर बांटे बस ऐसे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ। पहले 3 बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए,
उसका कारण क्या है? सुबह सुबह नहा धो के जाओगे एकदम राम अल्लाह ईसा मसीह वाहे गुरु सबको कमिटमेंट करके कि इस बार तो हम ले ही लेंगे। तो क्या करोगे? धीरे धीरे हाथ चलेगा, हैंड राइटिंग भी बनाओगे क्योंकि फेल होना नहीं है। आधे घंटे में साइकोलॉजी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात शुरू में नहीं होती है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन उठाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 25 नंबर वाला, हैंड राइटिंग बना के लिखो, अच्छे से लिखो, डायग्राम लिखो, तो ज्यादा में होगा ना। अब बच्चे क्या करते हैं, 10-10 नंबर के 5 प्रश्नों में ही हैंड राइटिंग बना रहा है, टाइम लगा रहा है, सोच रहा है ज्यादा, 1 घंटा निकल गया। उसके बाद तो वो पैनिक बटन प्रेस होगा ना, उसके बाद तो बस घसीटा मारो एकदम, कैसे नहीं तो गया। इसी में सब मेंस दे के आता है, अब पूछो कैसा एग्जाम गया, बहुत अच्छा। कभी कोई करेगा? तो उस दिन जो है उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं लिखा जाता है, ना ही क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए 4-4 प्रश्न होंगे आपके सेक्शन ए सेक्शन बी के, और पहला और 5वां, सेक्शन ए में पहला, सेक्शन बी में 5वां कंपलसरी है। ये दोनों अंत में लिखना है। पहले 3 बड़े प्रश्न अपने को पूरा करने हैं। तो मान लीजिए सेक्शन ए में क्या क्या बचा, 2, 3, 4, तो हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 मान लो पकड़ लिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा किए। कितने नंबर का कर लिए? 100 नंबर का। सेक्शन बी में गए, एक लॉन्ग क्वेश्चन और उड़ा दिए, कितना किए? 150। और अब देखोगे ना आधे में ही हो गया रहेगा। बहुत एडिक्वेट टाइम हम बचा लेते हैं, और तब तक ये जो 3 बड़े प्रश्न लिखेंगे, 3 बड़े प्रश्न का मतलब है 6-7 प्रश्न लिख चुके होंगे, जो कि ए बी सी आया होगा ना। अभी ऐसा होता है, हो सकता है 2 आया हो एक में, यानी 25-25 नंबर का 2, या 20-20 नंबर का 2 और एक 10 नंबर का, कोई एक 30 नंबर का, कोई एक 20 नंबर का हो सकता है, 15-15 का 2 और एक 20 का हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 3 बराबर 9 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, प्रोफेशनली एकदम टाइट हैं, हाथ हाथ चल रहा है, दिमाग एकदम चल रहा है। अब जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, अब ऐसे में उठाइए। अब क्वेश्चन नंबर 1, और जो जनरल आइडिया, शांति से पढ़ो, कमेंट के प्रश्न होते हैं पहला और 5वां, और उसमें जो आपका आइडिया है उसको अपनी भाषा में जल्दी से कम शब्दों में निकालते चलो। बस 75 में हो जाए, छोड़ देना है, रिपीट नहीं करना है। मत सोचो कि पास नहीं करना है, मैं फेल ही करना है इस बार। दूसरा तीसरा फटाफट फटाफट, देरी नहीं। इसमें क्या होगा कि अगर टाइम का क्रंच भी आया, अगर एक आध प्रश्न छूटा भी, तो 10 नंबर का छूटेगा ना। हाँ जाहिर है, इसी पे करेंगे ना। सबका कंक्लूजन में यही निकालेंगे कि इससे अलग होना चाहिए, और ये करने के लिए जरूरी है कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट लोक प्रशासन की स्थापना होनी चाहिए, वरना संविधान में जितनी बातें लिखी हैं कभी पूरी नहीं होंगी। पूरी नहीं होंगी तो संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, इसकी पद्धति इन्होंने क्या बताई। बहुत सिंपल सी बातें हैं, 2-3 बात ध्यान रखना है। अध्ययन की पद्धति में जो इनके जमाने में चल रही थी, अब जमाना क्या है, तो 1880 के बाद, तो आपके नोट्स में लिखा होगा दार्शनिक पद्धति, फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड क्या होता है, जिसमें कोई विचारक बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रैग्मेटिक तथ्यों आंकड़ों को लेकर के जांच किए, कुछ अपने विचार के आधार पर, कुछ विद्वता पढ़ाई लिखाई और मनन मंथन के आधार पर सिद्धांत गढ़ देता है। जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु, राजनीति विज्ञान वाले जितने पहले से हैं, वो जो भी स्टेट के बारे में उनके अपने एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, मनन मंथन से बात कह देते थे। उसको क्या कहते हैं? फिलोसॉफिकल मेथड। लेकिन ये फेल माना गया, लोक प्रशासन इस पर बिलीव नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में कहा जाए कि दिल्ली में बंगाली पॉपुलेशन कम है, तो ठीक भी है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कहने का। अगर ये कहना है तो क्या करना चाहिए, हमें कुछ सैंपलिंग लेना पड़ेगा कि दिल्ली में बंगाली पॉपुलेशन कम है या नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए हम सभी जिले में हम कम से कम 15-20 लोगों का सैंपल लेंगे। और कहाँ लेंगे? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, कोई मॉल है वहाँ जाएंगे, 10 लोग से बात करेंगे। कोई रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कुछ भी आ रहा है,
मुखर्जी नगर है, बच्चे भीड़ होते हैं, ऐसे कुछ भी जगह जहाँ पे क्राउड है वहाँ से हम 10, 15, 20 लोगों का इंटरव्यू करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस पहले लिया कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बंगाली पॉपुलेशन कम है, लेकिन इन परिकल्पना के आधार पर इनका जांच करेंगे और जांच करके पाए कि नहीं 10 में कहीं एक नहीं मिल रहा है, कहीं 10 में एक ही मिल रहा है, सीआर पार्क में ही मिला है और कहीं नहीं मिला है, इत्यादि इत्यादि। और तब कंक्लूजन है कि दिल्ली में बंगाली स्पीकिंग लोगों की संख्या कम होती है। तो ये कैसा हुआ? दार्शनिक पद्धति नहीं है, इसको कहते हैं क्या? प्रैक्टिकल पद्धति, व्यावसायिक प्रोफेशनल पद्धति, इसको कहते हैं फोर्स फील्ड मेथड, ठीक है, इसको केस स्टडी कहते हैं। और ऐसे ही कह देना, हम बता रहे हैं ना, लिख लो, वो क्या है? दार्शनिक पद्धति। वो कौन कहेगा? जो दिल्ली में लंबे समय तक रहा है, दिल्ली को समझता है, दिल्ली के कल्चर को जानता है। अरस्तु, प्लेटो सब ऐसे ही थे, वो स्टेट को देखते थे, बात कह देते थे। तो वुड्रो विल्सन ने दार्शनिक पद्धति को गलत ठहराया और इसके स्थान पर तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया, और वो फोर्स फील्ड मेथड है, ठीक। उसमें भी कुछ बातें इन्होंने की जो आलोचना की पात्र हो गई है, जहां से प्रश्न मिल सकता है, ठीक। अगर देखें दार्शनिक पद्धति, इसका इन्होंने विरोध कर दिया। तारीफ किसका किया? तो दो का, एक तो ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का, और तुलनात्मक। ऐतिहासिक पद्धति में हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या हुआ है, और ये इसको पसंद करते थे। भाई इतिहास अच्छा होता है जानना, क्योंकि इससे हम ये समझते हैं कि हमने भूतकाल में क्या गलती की और उसको सुधारा जा सके। और वो भी जो बात हम लोग कर रहे थे, इतिहासी के व्याख्या पे तो कर रहे थे कि यूरोप में मारपीट है, ट्राइबलिज्म है, इतना सेंस नहीं है, जाति धर्म के नाम पे मार धाड़ है, अमेरिका में नहीं है इतना, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। हिस्टोरिकल पद्धति के आधार पर तो था। तो एक तो इसको प्रमोट किया, और सबसे ज्यादा वैल्यू किया तुलना का, तुलना करने पर बल दिया। और तुलना करवाया किसमें? यूरोप और अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में तुलना हुआ, ठीक है। और ये कहते हैं कि देखो भाई, यूरोप में सब कुछ खराब ही नहीं है। अब यूरोप में मुसोलिनी का अप्रोच खराब था, नाजी का अप्रोच खराब था, हिटलर का, कि भाई एक खास रेस के लोगों को प्रमोट करना और बाकी को वहां से मारपीट के भगाना, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका लोकतांत्रिक है, अमेरिका में लोकतंत्र है। तो सब कुछ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अमेरिका में सब कुछ अच्छा ही है। खुल करके तुलना करनी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की खूब तारीफ की। यूरोप में डिसिप्लिन बहुत था प्रशासन में, नागरिकों के प्रति हित करने का स्वभाव बहुत था। फ्रांस में भी 1804 के जमाने से, नेपोलियन कोड के जमाने से ही अगर आप देखें तो बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी उनकी थी। नेपोलियन है ना, फ्रेडरिक्सन, मुसोलिनी, हिटलर, इनकी ब्यूरोक्रेसी जबरदस्त थी, स्पेशलिस्ट है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट के मास्टर। जो भी कस्टमर थे वो बहुत अच्छा करते थे। हमारे यहाँ की ब्रिटिशर्स के जमाने में ब्यूरोक्रेसी अच्छी थी। अगर गांव में जाओगे ना तो जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना जाके कि अच्छा आप अपने पिताजी का बात बताइए, ठीक है, वो क्या कहते थे अंग्रेजी राज्य के बारे में, कैसा राज्य था। आज बताना कि बड़ा भ्रष्टाचार है, ये दुख है, तकलीफ है, ये कागज लेके जाते हैं, पैसा मांगता है, छोटा मोटा चीज के लिए भी बहुत घटिया है। उनसे पूछना बुजुर्ग को कि आपके अपने पिताजी दादाजी की कुछ बातें याद हो तो जरा हमें समझाइए कि ब्रिटिशर्स युग में कैसा उन लोगों को फील होता था प्रशासन से। सुपर्ब, जीरो करप्शन। हाँ ये जरूर बात है कि भाई प्रशासन ही लाठी चलाने पे आ जाए, क्या दमन कर देना है तो दमन हो जाएगा, लेकिन अगर बस्ती है,
गांव है और कोई राशन कार्ड बनना है, कोई कागज बनना है, कोई आवासीय प्रमाण पत्र है, जमीन का खाता खसरा पंजीकरण है, कोई सिविल लॉ है, हिम्मत नहीं है कि कोई जाति धर्म के नाम पर कोई जमींदार किसी का जमीन लूट ले, किसी का कोई कुछ कर दे या इधर कोई भेदभाव करवा ले। जीरो टॉलरेंस, यही ब्यूरोक्रेसी तो थी। एक तरफ आयरनिक थी, दमन करती थी, जालियांवाला बाग कांड भी होता है, जनरल डायर भी है, गोली भी मारेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, लेकिन जब गवर्नेंस कर रही है कितनी बेहतरीन है। तो कुछ तो अच्छा था उनमें। आज देखिए हम लोग जिस सेक्रेटेरिएट सिस्टम में हैं, क्या कर पाते? क्या डीएम का काम क्या? आप जाके देखना ना, सब अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। जिला गजट अंग्रेजों का बनाया हुआ पैटर्न है जिस पे चलता है। रजिस्ट्रेशन का पैटर्न अंग्रेजों के जमाने का है जिस पे चलता है। मौसम विभाग, जिधर ट्रांसफर होगा अंग्रेज नजर आएंगे आपको। अब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जाओगे, पूरा पैटर्न ही अंग्रेजी रंग से बना हुआ है। आज थोड़ी है, सिर्फ बजट का डेट बदल देने से होता है कि हम अंत में नहीं करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, सुबह में। तरीका कहाँ? बजट डिवीजन कौन बनाया है? उसमें कैसे कैसे डाटा प्रोसेस होगा ये कौन बनाया है? वो बदल पाओगे? ये तो राजनीति है। लोग बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने वो किया, हमने ये कर दिया, ऐसे हम चेंज हो गए, हम इस विचारधारा के हैं, ये तो कर ही नहीं पाए। उनके बिना नहीं चला पाओगे। पुलिस, पूरा का पूरा पैटर्न आज वही है। सचिवालय, ये सब क्या ब्रिटिश विरासत है, ब्रिटिश लिगेसी है। सेक्रेटेरिएट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, जुडिशियल प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने बना रखी। और वो पहले अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं है। समझ गए? अभी तो हम लोग भारतीय अंदाज में मिला दिए। इसमें ना गद्दारी का जो हवाओं फिजाओं में है वो सब मिला के इसको खराब कर दिए। अकबर बाबर के जमाने में गद्दार होते थे यहाँ पे, आज भी होते हैं। ठीक है, इसमें भारतीय हवाएं जाके ना करप्ट प्रैक्टिसेस से बिगड़ गई। हम डेमोक्रेटिक होते हुए भी अनडेमोक्रेटिक हैं इन अर्थों में। वो अनडेमोक्रेटिक होते हुए भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने में डेमोक्रेटिक थे। ठीक है, यही कह रहा है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको लीजिए, और यूरोप से अमेरिका में अच्छी चीजें लेनी चाहिए। यानी हिटलर, मुसोलिनी, फ्रेडरिक्सन, इनमें भी अगर कुछ अच्छा है तो हम लेंगे। और यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दे देता है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या? मैं एक मर्डरर से खून करने की भावना का आयात किए बिना चाकू तेज करने की तकनीक का आयात करना चाहूंगा। टिप्पणी करें। ठीक है, दिमागी लोग का खराब हो जाएगा। पबेट में खूनी का चाकू से क्या लेना देना? लिखना क्या है? क्या लिखने हैं वो इसमें आएगा? तुलनात्मक पद्धति। ठीक है, कि यूरोप के मानसिकता को मत लीजिए, मतलब यहूदी को भगाना नहीं है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है, अगर विशेषीकरण अच्छा करता है, टेक्नोलॉजी अच्छे से चला पा रहा है, डिसिप्लिन रखा है, हायरार्कल सिस्टम बढ़िया बनाया है, उसको लीजिए, उसको इंपोर्ट करिए और अमेरिका में उसको लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करके अमेरिका को महान बनाइए। वो ये बात कहना चाहता है। समझ गए? ये अब इसकी आलोचना क्या है? ये तो अच्छी बात है जी, इतने खुले दिल से इन्होंने कहा। इसीलिए पाकिस्तान से भी भारत को सीख रहे हैं। हमसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की। ये आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो कम से कम ये भावना, पाकिस्तान नाम आते हैं प्रिमिटिव होगा, ऐसे दो तरह का पाकिस्तान है, बहुत ही हाई फाई है। आपके अधिकारियों के दांत खट्टे कर देते हैं, वो सामने बैठ जाएंगे ना डेलीगेशन में, हवा निकाल देंगे। कारण है उसका, क्योंकि वो जो अंग्रेज आके चला रहे थे, जब हम आज़ाद हुए तो बहुत सारे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए। अधिकतम जो बच गए उनको दो में से चूज करना था कि इधर रहोगे कि इधर रहोगे। दोनों स्टाइलिस्ट लोग थे, गुलाब का फूल लेके, थोड़ा नेहरू जी भी इंग्लिश ये वो, उतने स्टाइलिश नहीं थे जितने मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्यादा अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी को अट्रैक्ट कर लिया। अब उनको तो देखो मतलब नहीं था ना हिंदू मुस्लिम से, वो ये आज का दिन भी उनको पहले बताया होता कि देखो वहां जाओगे तो क्या होगा, तो इधर ही शायद रहते, इतना तो समझ था नहीं। तो गए वहां, और उनके यहाँ कम देसी रियासतें थी, सिर्फ 13, हमारे यहाँ 552।
ठीक है, उनको व्यवस्थित कर दिया उन्होंने, उनके यहाँ संख्या का अभाव नहीं था, तो उनमें कोई गैप नहीं आया कि ये शासन कैसे चलाएं, वरना पाकिस्तान डूब गया होता, पहले ही निपट लेता, निपटाना नहीं पड़ता। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ हो जाती ना शुरू की, तो अब तक कबायली होकर रह गया था, सीरिया उरिया बनने में उसको देरी नहीं लगता, जो भी है वो भी काम खत्म हो गया रहता। तो बड़ी इलिटिस्ट नेचर की ब्यूरोक्रेसी है। 1982 से ही पाकिस्तान यूनियन सर्विस बना रखा है, जो हमारे जैसा नहीं, हमसे अच्छा है। हमारे ऑल इंडिया सर्विस है ना, उससे अच्छा है पाकिस्तान यूनियन सर्विस। क्यों अच्छा है? वहां पे सेंटर स्टेट के झगड़े ब्यूरोक्रेसी के नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दीपक कुमार, क्या नाम था, राजीव कुमार के दीपक कुमार, राजीव कुमार ममता बनर्जी के साथ जाके बैठ गया IPS है, और यहाँ से सेंट्रल एजेंसी आप भेजे हैं, उसी को कॉपरेट नहीं कर रहा है। ऐसा उदाहरण पाकिस्तान में नहीं मिलता है। पाकिस्तान में स्टेट्स के प्रोविंसेस में काम करते हुए यूनियन से बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेसी का कोऑर्डिनेशन है, और उसमें कोई काडर ऐसा रखा ही नहीं है इस तरह का जो हमारे यहाँ है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है एक साथ और सब में चला जाता है, दोनों के लिए बराबर ही रिपोर्टिंग है, कहीं कोई झगड़ा ही नहीं होता है ऐसा, जो अब यहाँ के करने की बात हो रही है। नीति आयोग पढ़ोगे तो जो 2022 में लिखा है पाकिस्तान में 1982 से है, ठीक है। 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन है ना, एक ही एग्जाम होगा, और नंबर कम आएगा तो स्टेट के कैडर्स को है ना, PCS में भी उनके एग्जाम्स को कंबाइंड करके धीरे धीरे आगे दी जाएगी। उन्होंने कर लिया है ये। तो अखिल भारतीय सेवा नाम लिख देने से अखिल भारतीय नहीं हो रहा है। वहां गया तो कोई मुख्यमंत्री से ही अटैच है, कहीं कहीं कुछ से है, आपकी एजेंसियों में झगड़ा होता रहता है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम होते रहते हैं, वहां ये नहीं हो रहा है। और अगर डिप्लोमेट्स को देखोगे या डिप्लोमेटिक सर्किल में अगर कोई होंगे आपके VIP, उनको देखोगे ना, उनकी इंग्लिश स्टाइल और उनके तरीके, उनके तर्क हवा निकाल देते हैं। जबकि भारत के डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। भारतीय लोगों को ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, बट किसी को भी ठग लेंगे, दे आर वेरी नेगोशिएटर। लेकिन पाकिस्तान की क्लब आती है ना, तो ये भी सिंसियर होते हैं और खूब पटता है। इससे अच्छी दोस्ती डिप्लोमेसी में किसी में नहीं। ये सब भ्रम में मत रहना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की जितनी गहरी दोस्ती है, अब मेल फीमेल काउंटर पार्ट हुए तो पूछिए मत, वो जितनी गहरी दोस्ती है ना, वो किसी की नहीं है दुनिया में। और ये दोनों अगर मिल के डिप्लोमेसी कर दें, दुनिया के किसी भी डिप्लोमेट को खरा 10 रुपए में F-18 खरीद के आ जाएंगे अमेरिका से, इतने होशियार हैं। तो कोई कोई लोग लिखते हैं कि ये सब जो लड़के जो हुआ ना, बंटवारा करने से जितना पीछे चले गए, अगर ये नहीं हुआ था, जो ब्रेन है ना, वो अगर ठीक से काम किया होता, पूरी दुनिया को, साउथ एशिया छोड़िए, पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड को ना, उसका लीडर होता है। इसका ब्रेन ही लड़ने में लगा रहता है, कहाँ से लॉन्च पैड कर दें, टेररिस्ट भेज दें, इधर से मारेंगे, इसी में। ये दोनों आपस में एक दूसरे में आंख ना दिखा के दुनिया की तरफ दिखाए होते ना, बहुत अच्छी व्यवस्था होती। लेकिन अब बहुत कुछ प्रशासन और ये सब चीज से नहीं होता है, कुछ तो भाग्य से भी होता है, प्रकृति जो चाहेगी वो भी होता है। तो वही हो रहा है, आप समझ गए। जितने अच्छे राइटर हैं, लोक प्रशासन में क्या पढ़ते हैं, हाउ टू ऑपरेशनलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन। जब एक अलग विषय की स्थापना होगी, उसका नाम होगा लोक प्रशासन, अध्ययन के विषय के रूप में, उसमें विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो क्या करेगा वो, कुछ सिद्धांत, कुछ तरीके बताएगा काम करने के। अच्छा, कुछ दिनों में आप थक जाओगे उन तरीकों से। आज मैं लिखने को ये बोल नहीं रहा हूं, है ना, इसका नाम है इंट्रोडक्शन यूनिट जो चल रहा है, होना चाहिए कंक्लूजन। अंत में पढ़ते तो अच्छा होता। क्या, पद सोपान होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसी ढेर सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है जो आपको सपने में आएगी, जिसके 2-4 उदाहरण आप इसमें फ्लो कर दोगे कि ये सब होगा तभी काम कर सकते हो, संगठन चला सकते हो। और यही वुड्रो विल्सन चाहते थे। जब ये हम अध्ययन करेंगे तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ड्यूटीफुल बनाएंगे, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का काम करेंगे। सूचना का अधिकार कैसे चले, सिटीजन चार्टर कैसे चले, अध्ययन कौन करेगा, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन। और फिर क्या करेगा, अधिकारियों को बताएगा एक संगठन में क्या खराबी है। मान लीजिए BSNL जियो से फाइट नहीं कर पा रहा है, तो कुछ तो खराबी होगी,
तो कैसे इसको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी बदलें, कस्टमर केयर उसका अच्छा नहीं है, संचार हाट में अच्छा बातचीत नहीं करता, ये कौन सिखाएगा? जो विषय उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अध्ययन करता है, और उसका नाम लोक प्रशासन है, और यही वुड्रो विल्सन करना चाहते थे। तो आपको आज की अभी की परिस्थितियों में अपने विचार को इसे प्रस्तुत करना है। इसको कहते हैं फ्री में मिलना, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, जिसके लिए बच्चे दुखी रहते हैं कि क्या खूनी का चाकू को पूछा या ऐसा पूछ दिया कि अब क्या करें। ठीक है, एक और लिखिए। यदि प्रशासन को विधि सम्मतकारी भूमिका निभाना है, if administration wants to operationalize a legitimizing role विधि सम्मतकारी भूमिका। अब ये क्या है विधि सम्मतकारी? अरे कोई बड़ा भूमिका, लेजिटिमाइजिंग रोल, जिसमें लोग मान्यता दे दे। कमाल का किया, जैसे भुज खत्म हो गया था, भुज कितना बढ़िया बना दिया। ठीक है, क्वेक आया था, अब बहुत बढ़िया हो गया 2001 के बाद। सुनामी 2004, कितना बढ़िया रोड बना दिया, है ना, कोस्टल रोड हाईवे बहुत बढ़िया कर दिया। ठीक है, जो एकदम बर्बाद हो गया हो, तहस नहस हो गया हो, वहां पे खूब गजब का ठीक हो जाए, उसको क्या कहते हैं? बड़ी भूमिका निभाया। लेजिटिमाइजिंग रोल, लेजिटिमेटाइजेशन मतलब लोगों की मान्यता उसमें मिल जाना। ये सब ऐसे चीजों का प्रयोग ना करेंगे और आप पचाना शुरू कर दीजिए ऐसे, और कहीं बोलोगे लिखोगे ना तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा भी बनता है। और ये हर जगह नहीं होगा। वुड्रो विल्सन में के विचार है तो यहीं पे हो रहा है, कल से एकदम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 2 + 2 = 4, यही लिखना है, तो इतना दुखी होने की जरूरत भी नहीं रहती है। लेकिन हमें हर तरह का बनना चाहिए। थोड़ा ऐसा हुआ तो उसमें ऐसे लिख दिया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव वे में लिख दिया, ऐसी हरकतें हमें आनी चाहिए। यदि प्रशासन को विधि सम्मतकारी भूमिका निभाना है तो उसका एक सच्चा विज्ञान होना चाहिए, तो उसका एक सच्चा विज्ञान होना चाहिए, है ना। If administration wants to operationalize the legitimizing role, then there should be a true science for administration. Comment ब्रैकेट में लिख दीजिए वुड्रो विल्सन। कुल मिला के यही है कि भाई लोक प्रशासन का अध्ययन होना चाहिए। वो कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो प्रशासन ठीक से काम कर पाए, और आपके पास अच्छे अच्छे उदाहरण होने चाहिए। काम खत्म। ठीक है, ऐसा ही है। आलोचना, आलोचना वाले प्रश्न आएंगे तो क्या होंगे? एक सवाल लिखे। वुड्रो विल्सन को उनके समकालीन विचारकों की तुलना में, समकालीन मतलब कंटेम्परेरी विचारकों की तुलना में कुछ ज्यादा ही मान्यता दे दिया गया है। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। हाँ, वुड्रो विल्सन is the most recognized and beneficiaries of his era in respect to the contemporary theorist. Critically examine. ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे थ्योरीज आगे, अब इनके जमाने में मिलेंगे टेलर, अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें लिखेंगे क्या। वुड्रो विल्सन का आइडिया लिखेंगे कि राष्ट्रपति बने, ऐसा ऐसा हुआ, इनको मान्यता मिल गया बहुत ज्यादा, इन्होंने एक विषय को एक पैराग्राफ डालेंगे बस 60-70 शब्द, इनका बैकग्राउंड उसी में इन्होंने क्या किया, और राजनीति से अलग प्रशासन को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा दी।
तो इनको पिता मान लिया गया वुडरो विल्सन को। लेकिन इनके जमाने में ऐसे बहुत सारे थ्योरिस्ट थे जो आज आपको नहीं पता चल रहा है, कल परसों आप उसके मास्टर होंगे, जिसका नाम है टेलर, फेयोल, गोलिक, उर्विक, और उतना लिखना भी नहीं, उनके एक दो उदाहरण ही लिखने होंगे उस समय। उन्होंने जो बातें बताई उसके बिना आज का प्रशासन तो हम चला ही नहीं सकते। इन्हीं के जमाने में एक और मिला था 1880 से लेकर 1920 के बीच में, मैक्स वेबर, जिसने नौकरशाही के बारे में बात बताया। आज बिना उसके नौकरशाही का संचालन नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्स वेबर को नहीं मान्यता दिया गया इतना, और वो हाशिए पर चले गए, और प्रभाव पिताजी का, ऐसे मत बोलना, प्रभाव किसका बढ़ गया? वुडरो विल्सन का ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इनके जमाने में जो अन्य विचारक थे उनके योगदानों को कम करके नहीं देखा जा सकता है। किन अर्थों में? अगर लोक प्रशासन की बात करें तो इसमें कुछ खास सिद्धांत होते हैं जो संगठन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। वुडरो विल्सन ने एक भी नहीं बताया, जबकि इन विद्वानों ने बहुत बताया। एक लिस्ट बना देना कि फेयोल 14 सिद्धांत, टेलर 4 सिद्धांत, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये इतना किया उतना किया, एक लिस्ट डाल देना। इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, फिर भी इन्हीं को पिता मानते हैं। लेकिन अब पिताजी हैं तो अंत कैसे करोगे? कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे पूर्वजों के द्वारा विचारों को कभी कम करके नहीं देखा जा सकता है। हर नई पीढ़ी जो है वो विकास करती है जो पूर्वजों के द्वारा बताई रहती है। इन अर्थों में लोक प्रशासन के जन्मदाता के रूप में इनका महत्व सदा सर्वदा बना रहेगा। उन्होंने इस विषय को स्थापित करने में जितना कष्ट झेला, जो कार्य किया, वो अन्य विचारक कहीं दुनिया में कर नहीं पाए हैं। इसीलिए 100 खून माफ है, ऐसा मत बोलना अंत में, है ना? ऐसे आंसर तैयार करना है। इसी तरह का प्रश्न आता है और सिविल सर्विसेज में यही अपेक्षा है। बाकी प्रसाद में बहुत लिखा है, लेके उसको जाड़ा का दिन आए तो कागज उगज फाड़ फाड़ के जला उला के तापना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं है। और वही सब पढ़ के बच्चे टाइम पास करते हैं और सोचते हैं हमें लिखने आ जाए। उसमें ऐसे कैटेगराइज वे में भी नहीं लिखा है, ना बताया है। आपके प्रश्न हल होने लगेंगे, उनसे हल नहीं होंगे।